हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे और इसमें हमारा टॉपिक रहेगा रिंग इन्वर्जन इन साइक्लोहेक्सेन। इन्वर्जन को आप लोग फ्लिप भी कह सकते हो कि रिंग का फ्लिप होना इन साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन की कौन सी स्ट्रक्चर हम लोग लेके चलेंगे? चेयर फॉर्म को लेके हम लोग चलेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हमने जब चेयर एंड बॉट कन्फर्मेशन पढ़ा था तो हमने चेयर कन्फर्मेशन को मोर स्टेबल बताया था। किस वजह से बताया था? क्योंकि वहां कोई रिंग स्ट्रेन नहीं था, ना उसमें कोई एंगल स्ट्रेन था, ना टॉरिजनल स्ट्रेन था, तो फाइनली उसके अंदर कोई रिंग स्ट्रेन प्रेजेंट नहीं था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन रिंग। कौन सी रिंग? जो चेयर कन्फर्मेशन उसकी है, उसकी फ्लिपिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, जब हम लोग साइक्लोहेक्सेन को अपने पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने ये जाना कि इसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है। अब वो स्ट्रक्चर जो हमने मोर स्टेबल बताई वो साइक्लोहेक्सेन की चेयर कन्फर्मेशन थी। अब आगे की जो भी स्टडी हमें करनी है वो साइक्लोहेक्सेन की चेयर कन्फर्मेशन के साथ ही करनी है। अब उसी स्टडी के अंदर हमारे पास एक ये टॉपिक आया, रिंग इन्वर्जन इन साइक्लोहेक्सेन। अब रिंग इन्वर्जन हमें कहाँ लेके जाएगा? एक टॉपिक आएगा या एक क्वेश्चन आएगा जो स्टेबिलिटी का क्वेश्चन होगा। वो क्या क्वेश्चन होगा अभी चलते चलते हम लोग उस बात को समझेंगे। उससे पहले एक बात को समझो कि फ्लिपिंग किस तरीके से होगी साइक्लोहेक्सेन में। देखो, साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से आप लोग देखते हो। ये एक स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन का। इस पे यहां इस जगह हम लोग हाइड्रोजन लगा देते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो एक्सियल हाइड्रोजन होंगे वो इस तरीके से लगेंगे कि यहां हमने ये एक्सियल हाइड्रोजन अगर अप लगा दिया तो अब जो अगला हाइड्रोजन होगा वो क्या लगेगा? डाउन लगेगा। फिर से क्या लगेगा? अप लगेगा। फिर क्या लगेगा? डाउन। फिर से अप एंड फिर से डाउन। अब जो भी मैंने HA आपके सामने लिखे हुए हैं, ये लिखे हैं मैंने, ये एक्सियल हाइड्रोजन है और ये क्या है आपका? इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। यहां इक्वेटोरियल हाइड्रोजन इस तरीके से लगेगा, यहां ऐसे लगेगा, इसको इस तरीके से लगा देंगे। ये सब इक्वेटोरियल है, मतलब यहाँ HA सब के सब क्या है? एक्सियल, और ये बाकी के जो हाइड्रोजन है ये क्या है? इक्वेटोरियल है। मैं लिख देता हूं, ये आपका कैसा हाइड्रोजन है? एक्सियल हाइड्रोजन। और ये क्या है आपका? इक्वेटोरियल। ठीक है। अब क्या होता है कि ये रिंग फ्लिप करती है। फ्लिप कब करती है? कि जब हमारे पास रूम टेम्परेचर होता है तो ये रिंग फ्लिप करती रहती है, आगे पीछे आगे पीछे। अब वो फ्लिपिंग किस तरीके से होती है और कितनी स्ट्रक्चर्स वहां फ्लिपिंग के थ्रू बनती है वो हमें पहले समझना है। अब स्टूडेंट एक बात को ध्यान में रखना कि जब इस स्ट्रक्चर के अंदर फ्लिपिंग होगी तो जो आप एक्सियल हाइड्रोजन को यहां देख रहे हो ये फ्लिपिंग के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस जो यहां एक्सियल हाइड्रोजन होंगे वो हाइड्रोजन्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं लिखता हूं रिंग फ्लिप। रिंग फ्लिप, रूम टेम्परेचर पे जो है रिंग फ्लिप जब होगा तो फ्लिपिंग होने के बाद ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इस तरीके से। और जो ये हाइड्रोजन है आपका, ये HA हाइड्रोजन है, ये आपको यहां नजर आएगा इस तरीके से। ये अब HA जो है, यहां से यहां HA जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया? कन्वर्ट इनटू एक्सियल, कन्वर्ट इनटू इक्वेटोरियल आफ्टर फ्लिपिंग। फ्लिपिंग होने के बाद जो एक्सियल था वो किस में कन्वर्ट हो गया? इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो गया। और जो इक्वेटोरियल था वो किस में कन्वर्ट हो गया? एक्सियल में कन्वर्ट हो गया। अब ये सबके साथ होगा। मींस यहां देखने वाली बात क्या है कि एक्सियल से किस में आ गया? इक्वेटोरियल में आ गया है। कौन? ये हाइड्रोजन जो था। तो मैं इसको अब HA नहीं लिखूंगा, ये अब आपका क्या हो गया? इक्वेटोरियल। और ये क्या हो गया आपका? एक्सियल। अब ये किस तरीके से हुआ है इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं। आप लोगों को इस पे फोकस करना है, इस हाइड्रोजन पे, इस हाइड्रोजन पे। इसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूं, ये पहले ही ब्लैक हुआ पड़ा है, इसको मैं ब्लैक कर रहा हूं और आपको इस पे फोकस रखना है। अब इसको ध्यान से देखना, मुझे रिंग को फ्लिप कराना है। रिंग को क्या कराना है? मुझे फ्लिप कराना है। और ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपका एक्सियल पोजीशन पे है। मैंने आपसे कहा था कि जो अप लगे होंगे, यहां जो ये अप हाइड्रोजन है ये किस पे? एक्सियल पे। अब देखो यहां के बाद ये अप आया तो ये डाउन चला गया, ये अप आया, ये डाउन आ गया, ये अप आया और ये क्या आ गया? डाउन आ गया। मतलब यहां भी हमने उसी तरीके से लगाया है कि एक्सियल को पहले अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर अप, फिर डाउन।
इसी तरीके से यहां है अप डाउन अप डाउन अप एंड डाउन। अब मैं कह रहा हूं इस रिंग को अगर मैं फ्लिप कर देता हूं तो इस पे आपको फोकस रखना है, इस हाइड्रोजन पे, जो ब्लैक हाइड्रोजन है ये आपका यहां एक्सियल पे है। नाउ आफ्टर फ्लिपिंग दिस विल कन्वर्ट इनटू इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। किस तरीके से ये फ्लिपिंग होगी देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से घुमा दूं ऐसे, ये फ्लिपिंग हो गई। इस तरीके से अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं और साथ में ये भी हमारे पास फ्लिप होगा, ये हाइड्रोजन भी, ये जो कार्बन होगा, मतलब पूरी रिंग अगर फ्लिप होती है, सॉरी ये ऊपर ही रहेगा, ये इस तरीके से। ये पहले स्ट्रक्चर जो है अलग था, अभी इसको फिर से समझते हैं एक बार। इसको अगर मैं ऐसे कर लूं और इसको फिर से मैं कहाँ ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं। अब देखो अभी ठीक है, पहला स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज था। ये आपका साइक्लोहेक्सेन का फॉर्म है जिसमें ये जो हाइड्रोजन है ये किस पे है, एक्सियल पे है। ये किस पे है, एक्सियल पे। अब इसको अगर मैं फ्लिप करा दूंगा तो फ्लिप कराने के बाद ये किस पे जाएगा, इक्वेटोरियल पे जाएगा। इसको अगर मैं इस तरीके से ले जाऊं, ये फ्लिप होने के बाद यहाँ इस तरीके से आया और इसको ये भी पूरा फ्लिप करेगा। दोनों रिंग जो है, दोनों के दोनों कार्बन जो है वो फ्लिप करेंगे। अब फ्लिप होने के बाद देखो क्या हुआ है, ये जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन आपका थोड़ी देर पहले कहाँ था, ये जो हाइड्रोजन था ये आपका थोड़ी देर पहले कहाँ था, एक्सियल पे था। अभी आप इसको देखो ये किस पे आया, इक्वेटोरियल पे आया। मतलब ये स्ट्रक्चर आपकी, ये स्ट्रक्चर बनी है। ये देखो ये अबव द प्लेन है और ये क्या है, बिलो द प्लेन है। ये यहाँ ये अबव द प्लेन, ये क्या है, बिलो द प्लेन। उससे पहले ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की थी। आप लोग यहाँ ध्यान से देखो, इस हाइड्रोजन को मैं दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन अभी थोड़ी देर पहले कहाँ था, एक्सियल पे था। अब ये किस पे आ गया, इक्वेटोरियल पे आ गया है। अब इक्वेटोरियल पे आने के बाद क्या होता है कि हमारे पास कुछ NMR होते हैं। क्या होते हैं, कुछ NMR। एक NMR होता है 13C NMR। ये जो NMR होता है ये कार्बन के लिए होता है। अब देखो यहाँ कार्बन सारे के सारे सेम है, सब कार्बन सेम है, तो यहाँ 1 पीक आएगा, ओनली 1 पीक आएगी कार्बन के लिए। इसको हम लोग समझेंगे जब NMR का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, तब NMR के बारे में बात करेंगे। अभी केवल कॉन्सेप्ट को समझो। जब 13C NMR हम इस साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर का करते हैं तो यहाँ केवल कितनी पीक, कौन सी पीक आती है, 1 पीक, क्योंकि सारे कार्बन वो क्या है, सेम है। कार्बन के अंदर ऐसा कोई केस नहीं हो रहा है कि वो इक्वेटोरियल पे जा रहे हैं या एक्सियल पे जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, मीन्स इसके 1H NMR की बात करूं, ये जो 1H NMR है ये हाइड्रोजन के लिए होता है। अब इसके केस में आपको एक हाइड्रोजन की 2 फॉर्म दिखेंगी। मींस आपने देखा कि यही हाइड्रोजन थोड़ी देर पहले यहाँ एक्सियल पे था, अब ये किस पे आ गया, इक्वेटोरियल पे। तो हमें यहाँ 2 पीक्स मिलती हैं, 2 पीक हमें यहाँ मिलती हैं। अब पीक मिलने के बाद इसी वजह से इस टॉपिक को पढ़ना पड़ा कि भाई 2 पीक किस वजह से मिल रही हैं। उसके बाद ये पता चला कि अच्छा इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट बन रहे हैं कि अगर ये रिंग जब फ्लिप होती है ऑन रूम टेम्परेचर तो जो एक्सियल पोजीशन होती है हाइड्रोजन की वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इक्वेटोरियल में। अब यहां से आगे बेटा ये स्ट्रक्चर को यहां तक पहुंचने में कई और स्ट्रक्चर से होकर निकलना पड़ता है। जैसे आप बेंजीन का रेजोनेंस जब पढ़ते थे उसके अंदर आप लोग देखते थे कि बेंजीन कई सारी स्ट्रक्चर से होते हुए, मींस उसके अंदर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस होता था, पूरा बॉन्ड घूमता था। तो बॉन्ड रोटेशन के बाद आपकी बेंजीन जो है फिर जाके दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती थी। सिमिलरली दोनों के दोनों इक्विवेलेंट कन्फर्मेशंस हैं, बट इनके अंदर डिफरेंस क्या है कि जो यहाँ हाइड्रोजन एक्सियल पे था वो अब कहाँ चला गया, यहाँ इक्वेटोरियल पे आ गया है। मैंने आपको मॉडल के अकॉर्डिंग भी समझाया। अब वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो स्ट्रक्चर इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में लाई करती है। देखो फर्स्ट हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से ये फॉर्म हो गया। इसके बाद जब इसके अंदर रिंग फ्लिप होगा तो पहली जो स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर होगी आपकी हाफ चेयर। ये कौन सी चेयर, ये कौन सी कन्फर्मेशन है, हाँ चेयर कन्फर्मेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगी वो आपकी होगी हाफ चेयर, इसे हम कहेंगे हाफ चेयर। अब इसको सबको हम लोग एक मॉडल के अकॉर्डिंग इतना टाइम नहीं लगाएंगे, आप केवल यहाँ इमेजिन करो कि ये चेयर है, ये कन्वर्ट होने के बाद पहली जो स्ट्रक्चर बनेगी वो हाफ चेयर आएगी। हाफ चेयर के बाद जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आएगी वो आएगी आपकी ट्विस्ट बोट। यहां जो स्ट्रक्चर आएगी ये आपकी क्या है, ट्विस्ट बोट है, ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट के बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर यहां बनेगी वो होगी बॉट कन्फर्मेशन, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और जो लेस स्टेबल होती है किससे, चेयर कन्फर्मेशन से। ये कौन सी कन्फर्मेशन होगी आपकी, बॉट कन्फर्मेशन। बॉट के बाद अगेन फिर से क्या बनेगी, ट्विस्ट बोट बनेगी। ट्विस्ट बोट, अगेन ट्विस्ट बोट फॉर्म होगा। ट्विस्ट बोट के बाद फिर से जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगी वो आपकी बनेगी हाफ चेयर। अब ये
यहां से बोट से इधर इधर का एक तरफ का एरिया है साइक्लोहेक्सेन का, मींस वो जब इन्वर्ट हो रही है, फ्लिप हो रही है, ये दूसरी तरफ का एरिया। मतलब अब जब हाफ चेयर आप लोग बनाओगे तो आपको जो अपर पार्ट है वो इस तरफ नजर आएगा, इस तरीके से, ये आपकी हाफ चेयर। और फाइनली रिंग फ्लिप होने के बाद आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, और स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ये जो स्ट्रक्चर होगा आपका, ये चेयर कन्फर्मेशन होगी। ये कौन सी होगी, चेयर। अब यहां से यहां पहुंचने में, यहां से यहां पहुंचने में इस स्ट्रक्चर को इन इतनी स्ट्रक्चर से होकर निकलना पड़ा है। मींस पहले चेयर से क्या बनी, हाफ चेयर, हाफ चेयर से ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट के बाद क्या बनी, ट्रू बोट, इसको आप ट्रू बोट भी कह सकते हो, ट्रू बोट। देन फिर से ट्विस्ट बोट, फिर क्या बनी, हाफ चेयर, और फिर क्या बनी, चेयर कन्फर्मेशन। मींस इन स्ट्रक्चर के अंदर भी आप लोग एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना सकते हो, जिसमें आप लोग ये समझ सकते हो कि इन सभी स्ट्रक्चर्स में से मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है, इन सब स्ट्रक्चर में से मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी। तो देखो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा। हम यहाँ एनर्जी लिख लेते हैं और यहाँ आपकी जो है कन्फर्मेशंस हो जाएंगी। ये एक फिक्स एनर्जी हम लोगों ने इसकी दे दी है जो साइक्लोहेक्सेन के अंदर ऑलरेडी से प्रेजेंट है। अब इस एनर्जी से अप एंड डाउन होगा। अब किस तरीके से अप एंड डाउन होगा कि यहाँ से चलते हुए ये जो फॉर्म होगी आपकी, इस जगह जो स्ट्रक्चर होगी जिसका एनर्जी सबसे कम होगा, वो कौन सी फॉर्म होगी, चेयर कन्फर्मेशन होगी, ये वाली, ये चेयर। इसके बाद जब हम लोग ऊपर चलते चले जाएंगे, नेक्स्ट कौन आती है, हाफ चेयर। हाफ चेयर का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, मीन्स ये सबसे कम स्टेबल होगी। यहां कौन होगी आपकी, हाफ चेयर। हाफ चेयर के बाद नेक्स्ट जो एनर्जी लेवल होगा वो किसका होगा, आपका ट्विस्ट बोट का होगा। ट्विस्ट बोट मीन्स अभी यहां तक क्या पता चला है कि चेयर सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर हाफ चेयर सबसे कम स्टेबल है। देन ट्विस्ट बोट जो है वो बिटवीन करती है, किसके लाई करती है, चेयर और किसके, हाफ चेयर के बीच में। मींस ट्विस्ट बोट इज मोर स्टेबल देन हाफ चेयर बट लेस स्टेबल देन चेयर कन्फर्मेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट जो फॉर्म होगा वो आपका होगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सॉरी इससे कम स्टेबल होगा, वो आपकी कौन सी स्ट्रक्चर होगी, बोट स्ट्रक्चर होगी। ट्रू बोट हम इसको कह देंगे, बोट। बोट के बाद फिर से कौन आया, ट्विस्ट बोट। इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम, यहां ट्विस्ट बोट हो गया। ट्विस्ट बोट के बाद फिर से कहां गया है, हाफ चेयर, हाफ चेयर। और फाइनली फिर से कहां आएगा ये एनर्जी लेवल, इस जगह आएगा। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, चेयर कन्फर्मेशन। तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो गया किसके लिए, कि जब रिंग इन्वर्जन होता है किसमें, इस चेयर कन्फर्मेशन से इस चेयर कन्फर्मेशन में। और यहां से यहां अगर हम लोग ध्यान से देखें, जनरली अगर हम लोग पढ़े तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि दोनों के दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां जो हाइड्रोजन एक्सियल था वो यहां क्या आ गया, इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो गया है। और दीज आर द कन्फर्मेशंस व्हिच लाई बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स एंड दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर दीज स्ट्रक्चर्स। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगी आपकी, चेयर कन्फर्मेशन। उसके बाद सबसे कम स्टेबल कौन होगी, हाफ चेयर। देन बोट विल बी स्टेबल। उसके बाद ट्विस्ट बोट का दोनों का एनर्जी लेवल यहां रहेगा। देन हाफ चेयर फिर से सबसे ज्यादा अनस्टेबल एंड देन चेयर कन्फर्मेशन विल बी मोर स्टेबल। तो ये फ्लिपिंग के बारे में था। फ्लिपिंग में मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई है कि आपकी जो रिंग है, ये जो साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फर्मेशन है, ये फ्लिप करती है रूम टेम्परेचर पे, आगे पीछे फ्लिप करती रहती है। फ्लिपिंग के बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो एक्सेल हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, इक्वेटोरियल में। अब यहां से यहां के बीच में कई सारी स्ट्रक्चर लाई करती है ये रही। इसका ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है और ये चेयर कन्फर्मेशन विल बी मोर स्टेबल। मतलब कि जब इन पूरी इन्वर्जन के लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगा तो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर जो आपकी चेयर कन्फर्मेशन होगी वो मोस्टली परसेंटेज उसका इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट रहेगा। मतलब हम किस तरीके से देखते हैं कि कौन मोर स्टेबल है, कि जब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है उस जगह पे मोर कंसंट्रेशन कौन सी फॉर्म की है उसी को हम लोग मोर स्टेबल कहते हैं। अब यहां के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि देखो, जब आप इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर के अंदर स्टेबिलिटी की बात करते हो, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात करते हो, तो आपको कोई ऐसा फॉर्म नहीं मिलता कि देखो कि इसका स्टेबिलिटी कम है या इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये दोनों के दोनों जो है सेम लेवल पे लाई कर रहे हैं, लेकिन मींस इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं या इक्विवेलेंट दोनों की दोनों कंफर्मेशन है, तो दोनों का एनर्जी लेवल क्या है, सेम है जब इन पे हाइड्रोजन अटैच है। जब इन पे क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। अब क्वेश्चन क्या उठता है, ये टॉपिक हमें क्यों पढ़ना है, क्वेश्चन क्या उठता है कि अगर मैं इस HA की जगह, इस एक्सियल हाइड्रोजन की जगह कोई और XYZ ग्रुप लगा दूं,
मीन्स कोई मैं एल्काइल ग्रुप लगा दूं या कोई और ग्रुप में लगा दूं, उसके बाद ये रिंग जब यहां फ्लिप होके आएगी, यही रिंग इस XYZ के साथ यहां फ्लिप होके आएगी, तो ये जो फ्लिपिंग पार्ट होगा, ये जो क्या नाम है, जो XYZ पार्ट होगा, ये फ्लिप होने के बाद यहां किस पे आएगा, इक्वेटोरियल पे। अब वहां दो फॉर्म बन जाएंगी, एक एक्सियल फॉर्म, जो मान लो मैं मिथाइल ग्रुप पे अटैच कर रहा हूं, मिथाइल फॉर्म एक एक्सियल फॉर्म पे, एक्सियल बॉन्ड पे प्रेजेंट है, और एक किस पे प्रेजेंट है, इक्वेटोरियल पे। अब वहां स्टेबिलिटी का फंडा उठेगा, मींस उन दोनों फॉर्म में कि व्हेन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड ऑन एक्सियल and when methyl group is attached on equatorial, which one will be more stable? That's why we have to study this topic, कि ये टॉपिक हमें क्यों पढ़ना है। तो अभी तक तो ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया कि रिंग फ्लिपिंग क्या है। अभी आपको कोई बात ना समझ आई है, आप रिपीट करके देखो लेक्चर को, आपको इजीली से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और ये इनकी स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्ट्रक्चर का फिर ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं इस HA की जगह क्या लगा दूं, कोई एल्काइल ग्रुप लगा दूं या कोई और ग्रुप में लगा के देखूं, तो तब स्टेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट उठता है वो हमें पढ़ना है। तो आप इसको नोट कर सकते हो। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमको क्या करना है कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपका है। अब मैं क्या कहता हूं कि मैंने यहाँ HA की जगह क्या लगा दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया, और यहाँ आपका हाइड्रोजन एज इट इज है। अब CH3 ग्रुप जब यहाँ लग गया, तो अब देखो यहाँ के बाद क्या होगा, ये अप, ये डाउन हो गया, ये अप चला जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, डाउन, ये अप, और ये कहाँ आ जाएगा, डाउन। उसके बाद यहाँ एक हाइड्रोजन, ये HA है, ये भी HA है, ये HA, ये HA एंड ये HA, ये इक्वेटोरियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल एंड ये इक्वेटोरियल। ये आपकी एक्सियल पोजीशन है किसकी, मिथाइल ग्रुप की। एक्सियल पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, एक्सियल पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, ध्यान से समझना। अब क्या होगा, ये रिंग भी क्या करेगी आपकी, फ्लिप करेगी, रिंग फ्लिप। और फ्लिप करने के बाद क्या होगा कि आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर यहां देखने को मिलेगा, और इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो CH3 ग्रुप होगा, ये फ्लिप करके कहां आ जाएगा, इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। किस पे आएगा, ये इक्वेटोरियल पे। तो मैं यहाँ CH3 के सामने लिख देता हूं, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। नाउ which one is more stable between these two structures? This is our question, this is our topic। हमें क्या पता करना है कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन मोर स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ तो सबके सब हाइड्रोजन थे। हाइड्रोजन के अंदर हम लोग स्टेबिलिटी का इतना कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी हमने कहा कि ये वाली जो फॉर्म होगी, जो एक्सियल वाली फॉर्म होगी, ये कम लाई करेगी इक्विलिब्रियम पे, और ये क्या करेगी, ज्यादा लाई करेगी। मैं आपको कह दूं कि तकरीबन 53% जो है हाइड्रोजन के केस में इक्वेटोरियल वाली फॉर्म जो ज्यादा लाई करती है। लेकिन अब जब मैं इन टॉपिक्स को पढ़ता हूं कि मैंने HA की जगह यहाँ क्या लगा दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया, अब हमें पढ़ना है कि यहाँ मोर स्टेबल कौन होगा। अब इसको समझने के लिए ध्यान से समझो कि यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है। मैं CH3 को खोल देता हूँ, मैं यहाँ H लिख देता हूँ, यहाँ H और यहाँ H लिख देता हूँ। अब आप ध्यान से देखना, ये जो कार्बन है, इस पे जो ये 3 हाइड्रोजन लगे हैं, इस कार्बन को, यहाँ इस कार्बन को आप 1 कह दो, इसको 2 कह दो, और इसको 3 कह दो। 3 के बाद ये कौन हो जाएगा, 4, और ये कौन हो जाएगा आपका 5 कार्बन, और ये कौन हो जाएगा 6। अब आप ध्यान से देखो, ये जो हाइड्रोजन है इसका, और ये जो हाइड्रोजन है 3rd कार्बन के ऊपर, ये दोनों के अंदर क्या आ गया, डिस्टेंस कम हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। सिमिलरली ये हाइड्रोजन जो इस हाइड्रोजन के भी क्या आ रहा है, करीब आ रहा है। अब करीब आने की वजह से क्या हो गया, इन हाइड्रोजन्स के बीच में क्या स्टार्ट हो गई है, रिपल्शन स्टार्ट हो गई है। मैं आपको मॉडल के अकॉर्डिंग बताता हूं इस बात को कि किस तरीके से हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। कि ये मेरा स्ट्रक्चर है, यहां ये हाइड्रोजन हुआ, ये देखो ये आपका सेम वही स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया है, ये जो फॉर्म आप देख रहे हो, ये जो ऊपर कार्बन आप लोग देख रहे हो, ये कार्बन आपका मिथाइल ग्रुप है, और ये कार्बन आपका 1 कार्बन हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, फिर ये 4, और ये कौन हो गया इसके पीछे, ये 5 हो गया, ये वाला 5 हो गया। ये रहा, आप यहाँ स्ट्रक्चर में समझ सकते हो, ये इसी तरीके का फॉर्म है। यहाँ CH3 लगा हुआ ऊपर, ये रहा, नीचे जो है फिर ये यहाँ से चलते हुए ये 1 कार्बन, ये 2 और ये 3, ये 1 कार्बन, ये 2 और ये 3, इस तरीके से हमने एज्यूम किया। अब आप देखो इस कार्बन पे जो ये हाइड्रोजन लगा है,
ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है, और इनके बीच में क्या चल रही होगी, रिपल्शन चल रही होगी। सेम इसी तरीके की रिपल्शन इस कार्बन के हाइड्रोजन और इस कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में चल रही होगी। तो ये जो रिपल्शन है ये एक्सियल फॉर्म को कहीं ना कहीं लेस स्टेबल बना रही है, और इस रिपल्शन को आप लोग कह सकते हो 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन या रिपल्शन, या फिर आप इसको 1,5 भी कह सकते हो। इसको मैं कह सकता हूं 1,5 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। और इस इंटरेक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि यहां रिपल्शन हो गई है। अब रिपल्शन की वजह से जहां रिपल्शन स्टार्ट हो गई तो समझ लो वहां पे क्या हो गया कि यहां स्ट्रेन आने लगी है। स्ट्रेन किस तरीके से कि इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में और इस हाइड्रोजन का, इन तीनों हाइड्रोजन का आपस में क्या चल रहा है, रिपल्शन चल रहा है। किससे, इस हाइड्रोजन से। और ये 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन हम इसको बोलेंगे, इंटरेक्शन बोलेंगे, या फिर 1,5 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हम इसको बोलेंगे। जो इस चेयर कन्फर्मेशन की जहां मिथाइल ग्रुप एक्सियल पे प्रेजेंट है उसको क्या बना रहा है, लेस स्टेबल बना रहा है। क्या बना रहा है इसको, ये लेस स्टेबल। मतलब मैं लिख देता हूं कि व्हेन द मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट या इज अटैच्ड इन चेयर कन्फर्मेशन of cyclohexane on, when methyl group is attached on chair conformation of cyclohexane on axial position, then there will be 1,3 diaxial interaction which make it less stable, जो इसको कम स्टेबल बना रहा है। ये पॉइंट है, यहां तक की बात के अंदर हमने समझ लिया। अब आप इक्वेटोरियल की तरफ आ जाओ। आप इक्वेटोरियल को अगर खोल देते हो तो ये H हो गया, ये H हो गया और ये H हो गया। मैं मींस अपने इस कार्बन को उठा के कहां लेके आ गया, मैं इक्वेटोरियल पे लेके आया मिथाइल ग्रुप को। अब यहां एक हाइड्रोजन होगा और यहां पे फिर से एक हाइड्रोजन होगा ऊपर। अब देखो इन हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में तो रिपल्शन हो रही होगी, लेकिन क्या वो इतनी है कि जितनी यहां हो रही है? यहां देखो, यहां ज्यादा रिपल्शन हो रही है और यहां रिपल्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब कि जब यहां मैं अटैच कराता हूं इक्वेटोरियल पे किसको, CH3 ग्रुप को, तो वही रिपल्शन क्या होती है, इंटरेक्शन क्या होती है, कम होती है, जो एक्सेल के केस में क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो जब मैं इन दोनों स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो ये स्ट्रक्चर आपकी क्या होगी, लेस स्टेबल होगी, और ये स्ट्रक्चर क्या होगी आपकी, मोर स्टेबल होगी। और मैं आपको एक बात कहूं कि जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इन दोनों स्ट्रक्चर का देखूंगा, जब मैं इन दोनों स्ट्रक्चर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखूंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इक्वेटोरियल फॉर्म जो होगी, इक्वेटोरियल फॉर्म ऑन इक्विलिब्रियम, इसका जो परसेंटेज रहेगा वो कितना रहेगा, 95% रहेगा। मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे 5% कौन प्रेजेंट रहेगा, एक्सियल, और 95% कौन प्रेजेंट रहेगा, इक्वेटोरियल प्रेजेंट रहेगा। और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, उसी स्ट्रक्चर को मैं बेटा क्या कहूंगा, मोर स्टेबल कहूंगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको यहाँ इस मॉडल के अकॉर्डिंग भी बताया है कि ये मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है आपका, और ये मिथाइल ग्रुप जो है इसके ऊपर जो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की इस हाइड्रोजन से और इस हाइड्रोजन से क्या चल रही है, रिपल्शन चल रही है। और ये कार्बन नंबर 3 है और ये कार्बन नंबर क्या है, 5 है। तो मैं इसको बोल देता हूं 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन या फिर 1,5 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि अगर हम मिथाइल ग्रुप के अलावा और भी कोई ग्रुप अगर अटैच कर दे तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो उसको समझने के लिए एक बार इसको रब करना पड़ेगा। देखो अब अगर मैं यहां एक बात हम लोग समझे कि ये यही स्ट्रक्चर है मेरा, ये स्ट्रक्चर है मेरा, यहां मैंने अभी एमई ग्रुप अटैच किया था, मींस मिथाइल ग्रुप अटैच किया था। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि अगर मैं जो है एक और कॉन्सेप्ट को हम इसमें समझे कि अगर मैं इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बना लूं, अगर मैं इसका क्या बना लूं, न्यूमैन प्रोजेक्शन बना लूं, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग देखो किस तरीके से इस बात को समझा जा सकता है। आप इन दोनों कार्बन को फ्रंट कार्बन मानो, इसको और इसको, पहले भी हम लोग बना चुके हैं। ये कार्बन और ये कार्बन आपके क्या हो गए, फ्रंट कार्बन हो गए। तो हमने उसको यहां इस तरीके से बनाया,
ये फ्रंट कार्बन हो गया, ये दोनों के दोनों कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। अब इस पे ये क्या अटैच है, CH ग्रुप अटैच है। यहां से यहां हम लोग इसको ले गए CH ग्रुप इस तरीके से, और इस CH पे ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, तो यहां हमने CH3 को लगा दिया इस तरीके से। अब इसके पीछे वाले कार्बन आ गए, पीछे वाले जो, अब इसके जो ये हाइड्रोजन है इनको भी अटैच कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन इस तरफ निकला हुआ है, ये हाइड्रोजन कहाँ है, नीचे की तरफ है, ये हाइड्रोजन फिर से नीचे की तरफ निकला हुआ है, और ये हाइड्रोजन यहाँ है। ठीक है, अब न्यूमैन प्रोजेक्शन हम लोग बना रहे हैं। अब जो बैक वाले जो कार्बन होंगे, बैक वाले जो कार्बन होंगे उन पे क्या होगा, इस तरीके से यहां से CH2 आया हुआ है, ये नीचे वाला जो CH2 है ये वाला। अब यहाँ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। अब आप खुद देखो यहाँ, इस बात को समझो कि ये मिथाइल ग्रुप जो है इस हाइड्रोजन से और इस हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, और इस इंटरेक्शन की वजह से ये जो कन्फर्मेशन है ये क्या हो रही है, ये एक्सियल पोजीशन का न्यूमैन प्रोजेक्शन है, एक्सियल पोजीशन का। ठीक है, एक्सियल। तो यहां क्या हो रही है, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। और ये इंटरेक्शन कुछ इसी तरीके की है कि जब हम ब्यूटेन का गॉश फॉर्म बनाते थे, ब्यूटेन का गॉश फॉर्म जब बनाते थे हम लोग, तो किस तरीके से होता था कि इस तरीके से हम उसको पढ़ते थे कि यहां आपका जो है CH3 हो गया और यहां आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो इनके बीच में क्या चल रही थी, रिपल्शन, जो इसको कम स्टेबल बना रही थी, या फिर जो है ज्यादा अनस्टेबल इसको बना रही थी एज कंपेयर टू एंटी फॉर्म। मतलब एंटी जब ये होता था, इस CH3 को अगर मैं यहां लगा दूंगा तो ये फॉर्म मोर स्टेबल होगी, लेकिन अभी ये गॉश फॉर्म है ब्यूटेन की, और ब्यूटेन की गॉश फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है कि इन दोनों के वजह से यहाँ अनस्टेबिलिटी आ रही है, और गॉश फॉर्म जो उस टाइम लेस स्टेबल हो जाती थी, किससे, एंटी से। ये भी कुछ उसी तरीके का इंटरेक्शन है। आप इसको देखो, यहाँ ये गॉश फॉर्म टाइप ही हो रहा है, ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में, मींस यहाँ CH3 ग्रुप के बीच में क्या चल रही है, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन चल रही है, जो इसको क्या बना रहा है, लेस स्टेबल बना रहा है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके इक्वेटोरियल पोजिशन की, अगर मैं इसको इक्वेटोरियल पे अटैच कर देता हूँ, अगर मैं इसको इक्वेटोरियल पे अटैच कर दूं, मीन्स यहां से हम लोग इसको CH2 कर ले, इसको CH2 कर ले, और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, एंड यहाँ मैं CH3 ग्रुप लगा देता हूँ अपना। ठीक है, ये जो CH3 ग्रुप है, अब मैं इसको इक्वेटोरियल पे ले गया हूँ, मैं एक्सियल पे नहीं ले रहा हूँ, मैं इक्वेटोरियल पे ले गया हूँ इसको। ठीक है, और अब जो है बाकी के जो स्ट्रक्चर होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ आपका CH2 इस तरीके से, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। अब इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही है, मींस इंटरेक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। ये कौन सी फॉर्म है, एक्सियल पोजीशन पे फॉर्म है, एक्सियल न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखो मैंने आप लोगों को मॉडल के अकॉर्डिंग पूरा तरीके से बता दिया, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इतना बोर्ड से समझने की जरूरत है। तो आप लोग इस मॉडल के अकॉर्डिंग ध्यान से रखो कि हमने किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। अब यहां के बाद ये एक्सियल हो गया, ये कौन हो गया, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, जहां रिपल्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं मिथाइल ग्रुप के अलावा और भी कोई ग्रुप इसमें अटैच कर दूं तो वहां किस तरीके से रिपल्शन होगी, या वहां किस तरीके से स्टेबिलिटी का ऑर्डर फैक्ट जो है वेरी करेगा, उसको समझो। देखो अगर हम लोग मिथाइल ग्रुप अटैच करते हैं, मैं आपको सबका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता चला जाऊंगा। हाइड्रोजन अगर अटैच रहता है इस पोजीशन पे, एक्सियल पे, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे जो परसेंटेज रहेगी वो हाइड्रोजन की कितनी रहेगी, 53% वो रहेगी। मींस 53% इक्वेटोरियल लाई करेगा इक्विलिब्रियम पे, और बाकी का जो परसेंटेज होगा उस पे कौन लाई करेगा, एक्सियल पोजीशन लाई करेगी। इसके बाद मैं एक और कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं कि मैं यहां एक गैप देके उसके बाद उसकी बात करेंगे। मिथाइल की अगर मैं बात करूं तो मिथाइल 95% इक्वेटोरियल रहेगा और 5% क्या रहेगा, एक्सियल रहेगा। इथाइल की अगर मैं बात करूं तो इथाइल भी सेम 95% तो क्या रहेगा, इक्वेटोरियल रहेगा, और 5% कौन रहेगा, एक्सियल रहेगा। अब ये क्यों हुआ ऐसा, इसकी बात अभी करते हैं। ये एक एक्सेप्शनल केस हो रहा है हमारे सामने। एक आइसोप्रोपाइल अगर मैं अटैच कर दूं, आइसोप्रोपाइल को अगर मैं अटैच कर दूं तो वो 98% रहेगा। मींस इक्वेटोरियल आइसोप्रोपाइल के साथ यहां अगर मैं आइसोप्रोपाइल अटैच करता हूं तो इक्वेटोरियल कितना रहेगा, 98%, और एक्सियल कितना रहेगा, 2%। इसके बाद अगर मैं आइसोब्यूटाइल अटैच कर दूं तो वो कितना रहेगा, 99.9%। मतलब ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल अटैच होने पे क्या होगा कि 99.9% तो कौन रहेगा, इक्वेटोरियल, और बाकी का जो परसेंटेज होगा वो कौन लाई करेगा, 0.01% जो होगा वो कौन लाई करेगा,
एक्सियल लाई करे, सॉरी जो एक्सियल लाई करेगा, बाकी का 99.9% कौन रहेगा आपका, इक्वेटोरियल रहेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो दरअसल ये जो रिपल्शन है ना, ये जो स्टेबिलिटी है, परसेंटेज है, ये साइज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। अभी यहाँ आप लोग देखो मिथाइल ग्रुप का साइज छोटा होता है और इथाइल का क्या होता है, लार्ज होता है। मीन्स ये मिथाइल ग्रुप और ये क्या है, इथाइल ग्रुप। अब क्या हो गया कि आप लोग सोचोगे कि इथाइल ग्रुप तो सर बड़ा है, और इथाइल ग्रुप अगर बड़ा है तो वहां रिपल्शन ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। देखो इथाइल ग्रुप बेशक से बड़ा है, जब आप यहाँ इथाइल ग्रुप को अटैच करोगे, यहाँ जब आप लोग इथाइल ग्रुप को अटैच करोगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये इथाइल ग्रुप के अंदर क्या होगा कि ये कार्बन जो है ना इस मिथाइल ग्रुप को इन दोनों हाइड्रोजन से क्या ले जाएगा, दूर ले जाएगा। फिर से देखो मैं आपको बोल रहा हूं मिथाइल और इथाइल का परसेंटेज दोनों का क्या होता है, सेम होता है। अब वो किस वजह से है कि मिथाइल ग्रुप का जो साइज है वो छोटा है और इथाइल ग्रुप का साइज क्या है, लार्ज है। अब आप ये बिल्कुल मत बना लेना अपने दिमाग में कि इथाइल ग्रुप लार्ज है तो उसमें रिपल्शन ज्यादा होना चाहिए, वहां 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन ज्यादा होनी चाहिए। दरअसल ये जो 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन है ये साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है कि कितना क्लोज है हाइड्रोजन इन दोनों हाइड्रोजन के पास। तो जब मैं इथाइल ग्रुप को यहां अटैच कर दूंगा, ये देखो ये CH2 और ये CH3, तो ये जो कार्बन है जैसे ही इस कार्बन पे अटैच हुआ, ये कार्बन इस वाले मिथाइल ग्रुप को दूर ले गया, किनसे, इससे और इससे। अब ये इंटरेक्शन देखो यहाँ डिस्टेंस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा रिपल्शन उतनी क्या होगी, कम होगी। इस वजह से इन दोनों का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे परसेंटेज रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब अगर मैं बात कर लूं आइसोप्रोपाइल की और किसके, आइसोब्यूटाइल की। अब आइसोप्रोपाइल और आइसोब्यूटाइल के साइज हो गए लार्ज। मींस यहां पे आप लोग देखोगे कि CH2 और फिर क्या आएगा आपका CH3। तो क्या होगा कि भाई जितने ज्यादा, अब मिथाइल ग्रुप लार्ज हो गया, मींस कार्बन ज्यादा हो गए, तो कार्बन ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा रिपल्शन क्या हो गया है, ज्यादा हो गया। और अगर आप लोग आइसोब्यूटाइल को अटैच कर दोगे, यहाँ आइसोब्यूटाइल अगर आप लोग अटैच कर दोगे ये इस तरीके से, तो ये आइसोब्यूटाइल आपका कहलाएगा। अब यहाँ रिपल्शन बहुत ज्यादा है, मीन्स अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप को और ज्यादा खोल दूं तो यहाँ भी रिपल्शन है, यहाँ भी रिपल्शन है। तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से केवल और केवल कौन सी फॉर्म यहां लाई करेगी, आइसोब्यूटाइल के केस में इक्वेटोरियल फॉर्म लाई करेगी, नॉट एक्सियल फॉर्म। और वो कितनी होगी, 99.9%। तो दिस इज ऑल अबाउट द अदर एल्काइल ग्रुप्स व्हेन वी अटैच दीज ऑन एक्सियल फॉर्म ऑफ चेयर कन्फर्मेशन। कि चेयर कन्फर्मेशन में आप मिथाइल को जब अटैच करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे परसेंटेज 95। इथाइल का भी सेम रहेगा, मैंने आपको बताया इथाइल का ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप को दूर ले जाएगा इन दोनों हाइड्रोजन से। आइसोप्रोपाइल का साइज थोड़ा सा लार्ज हो गया है, लार्ज होने की वजह से जो थोड़ा सा रिपल्शन बढ़ गया है। और आइसोब्यूटाइल का केस आपके सामने है कि जितना ज्यादा मिथाइल ग्रुप होगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, रिपल्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, अब रिपल्शन बढ़ने के बाद अब मैं यहाँ एक और कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं OMe, मींस मैं मिथॉक्सी ग्रुप लगा दूं। अगर मैं मिथॉक्सी ग्रुप लगा दूं तो ये आपका 75% रहता है। ये कितना रहता है, 75% के आसपास ये रहेगा। अब OMe का क्या केस हो जाएगा कि अगर आप यहाँ OMe ग्रुप लगाते हो तो OMe से क्या निकल के आएगा कि अगर मैं यहाँ पे OMe, अब यहां भी वही केस है। देखो ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से, लेकिन इस ऑक्सीजन ने इस मिथाइल ग्रुप को क्या कर दिया है, दूर कर दिया इन दोनों हाइड्रोजन से, और ये काफी दूर हो जाएगा। और दूर होने की वजह से यहाँ रिपल्शन बहुत ही कम होगी, और रिपल्शन इतनी कम होगी कि यहाँ जो परसेंटेज होगा वो 75% जो होगा वो इक्वेटोरियल लाई करेगा, और बाकी का जो 25% होगा वो कौन लाई करेगा, एक्सियल लाई करेगा। तो इसलिए OMe का जो परसेंटेज है, या हम लोग बात करें, वो इससे भी कम रहता है। किससे कम रहता है, जो है मिथाइल से, इथाइल से, आइसोप्रोपाइल और किससे, आइसोब्यूटाइल से। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिंग फ्लिपिंग। और रिंग फ्लिपिंग के अंदर हमने पढ़ा कि अगर हम लोग रिंग फ्लिप करा रहे हैं और उस हाइड्रोजन की जगह, एक्सेल हाइड्रोजन की जगह और कोई ग्रुप अगर हम लोग अटैच कर दें तो उससे क्या इफेक्ट होगा। तो मैंने आप लोगों को कई सारी बातें बता दी। अब मैं इसका अगर ऑर्डर लिखता हूं, यहां से अगर मैं ऑर्डर लिखना स्टार्ट करूं तो सबसे ज्यादा जो अनस्टेबल रहेगा वो एक्सेल के केस में वो कौन रहेगा, आइसोब्यूटाइल। फिर कौन रहेगा, आइसोप्रोपाइल। और फिर कौन रहेगा, इथाइल। और फिर कौन रहेगा, मिथाइल। इस तरीके से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। और मिथाइल से भी ज्यादा कौन स्टेबल रहेगा, OMe। और इससे भी ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, हम लोग हाइड्रोजन का केस पढ़ सकते हैं। मतलब देखो एल्काइल ग्रुप जैसे जैसे कम होता जा रहा है, रिपल्शन कम होती जा रही है। रिपल्शन कम होने के साथ साथ ही आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे जो वैल्यूज हैं, परसेंटेज वैल्यूज, वो भी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। मतलब ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे सेम वैल्यू आने
वैल्यूज की तरफ ये जा रहा है, मतलब यहाँ 50-50% ऑलमोस्ट हो जाएगा हाइड्रोजन पे। और सबसे जो इफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा इफेक्ट रिपल्शन का, वो किससे पड़ेगा? आइसोब्यूटाइल से पड़ेगा। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द रिंग इन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक बार फिर से जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस बात को समझते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन बना था कि व्हाट हैपन व्हेन रिंग या चेयर साइक्लोहेक्सेन रिंग फ्लिप। ये एक क्वेश्चन था। कौन सा कन्फर्मेशन? इसका चेयर कन्फर्मेशन। जब फ्लिप करता है तो क्या होता है इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हमने क्या दिया कि जब रिंग फ्लिप करेगी तो जो भी एक्सियल हाइड्रोजन होंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? इक्वेटोरियल में। ठीक है, यहां से यहां के बीच में कई सारी स्ट्रक्चर बनी थी, उन स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा। चेयर, फिर चेयर के बाद फिर हाफ चेयर, देन ट्विस्ट बोट, देन बोट, देन फिर से ट्विस्ट बोट, फिर हाफ चेयर एंड देन चेयर। और उसमें हमने बताया कि विच वन इज मोर स्टेबल। क्वेश्चन क्या है? विच वन इज मोर स्टेबल बिटवीन ऑल द फॉर्म्स of cyclohexane during inversion। इन्वर्जन जब चल रहा होता है तो उन सब स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म होती है? तो हमने बताया चेयर कन्फर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, और मोर स्टेबल, और जो बॉट कन्फर्मेशन है, जो बॉट नहीं, उसके बाद जो हाफ चेयर होगी वो सबसे लेस स्टेबल होगी। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको अभी क्लियर किए। इसके बाद फिर मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि व्हाट हैपन व्हेन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन व्हेन एन मिथाइल ग्रुप अटैच ऑन एक्सियल position of cyclohexane ring। मीन्स यहाँ एक क्वेश्चन में था एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल में कौन स्टेबल होगा, तो हमने आंसर दिया कि इक्वेटोरियल फॉर्म, इक्वेटोरियल पे जब हम लोग जाएंगे तो वो फॉर्म क्या होगी आपकी? मोर स्टेबल होगी। क्या होगी वो? मोर स्टेबल होगी। ये बात हमने यहाँ पढ़ी। और क्यों स्टेबल होगी? क्योंकि एक्सियल के अंदर क्या चल रही थी? 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन या फिर 1,5 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। इसके अलावा फिर हमने और भी ग्रुप्स को अटैच किया। इथाइल और मिथाइल का ऑलमोस्ट सेम होता है, 95% इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे परसेंटेज आ रहा था। और सबसे कम स्टेबल जो होगा वो कौन होगा? आइसोब्यूटाइल होगा। मींस जितना ज्यादा यहाँ एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा उतनी ज्यादा इन दोनों हाइड्रोजन के साथ क्या होगी? रिपल्शन होगी। फिर मैंने OMe का केस बताया आप लोगों को। मिथॉक्सी ग्रुप अगर हम अटैच करते हैं तो ऑक्सीजन जो वो है मिथाइल ग्रुप को इन हाइड्रोजन से काफी दूर ले जाती है, और दूर ले जाने की वजह से रिपल्शन क्या होती है? कम होती है। रिपल्शन कम होने की वजह से यहाँ मोर स्टेबिलिटी रहेगी। तो बेटा ये आज तक का टॉपिक, आज केवल हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। वहां हम लोग बात करेंगे कि जब इस रिंग के अंदर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अगर मैं अटैच कर दूं, मींस अभी तो आप एक सब्स्टिट्यूएंट को अटैच कर रहे हो, अगर मैं एक से ज्यादा अटैच कर देता हूं तब क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इस टॉपिक को पूरा खत्म कर लेंगे। जो भी ये टॉपिक बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में इसको खत्म कर देंगे। तो अभी केवल इतना आप यहां तक पढ़ो। कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग इसको रिपीट करके देखो, आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।